100 बात की एक बात का। राज्यपाल को भेजे जवाब में गहलोत सरकार ने एक बार फिर 31 जुलाई से ही राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम के शामिल होने पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। सुशांत सिंह केस में करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के सीईओ से 4 घंटे तक पूछताछ हुई, जबकि इसी से जुड़े एक और मामले में पटना पुलिस भी जांच के लिए मुंबई पहुंच गई। और रफाल के पहुंचने से पहले हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा सख्त करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। नेपाल की सीमा से लगे बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में भारी बारिश के सितम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अब तक बिहार के 11 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें दरभंगा जिला भी है, जहां कई गांवों में गर्दन तक पानी भरा दिखा। दरभंगा जिले के असराहा इलाके में कमला नदी और बागमती नदी उफान पर है और इस इलाके के कई ऐसे बस्ती हैं जो शहर से कट गए हैं और आपकी नजरें जहां तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में बाढ़ के बीच फंसी एक गर्भवती महिला को रिक्शे की मदद से निकालते हुए देखा गया। महिला की तबीयत बिगड़ने से उसके परिवार के लोग भी काफी घबरा गए। असराहा की रहने वाली ये महिला है जो गर्भवती हैं, इनको शहर तक लेकर जाना है। ऐसे में ये रोड जो है वो पूरी तरह से कट गया है। बाढ़ के बीच उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश होने से लोगों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गईं। मुझे लगता है इससे पहले इतनी बड़ी आफत आज तक नहीं आई। एक तरफ हम कोरोना को झेल रहे हैं, दूसरी तरफ हम बाढ़ को झेल रहे हैं और तीसरी तरफ ऊपर से पानी का बरसात को झेल रहे हैं। सौभाग्य की एक बात है कि बाढ़ से जूझते उत्तर बिहार के जिलों में अब भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ बाढ़ का पानी भी प्रभावित इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है, जिससे राज्य सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 14 साल के लड़के की अपहरण के बाद हत्या से परिवार में मातम पसर गया। 2 दिन पहले घर वालों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और जब फिरौती नहीं मिली तो बदमाशों ने बच्चे की हत्या कर दी। और इस खबर ने घर वालों को जैसे तोड़ कर रख दिया। घर के इकलौते चिराग की हत्या से घर में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मां की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, जबकि बहनें रोते रोते बेहोश हो जाती। हत्या के बाद पूरे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 बहनों में वो इकलौता भाई था। बहनें रोते रोते बेहोश हो जा रही हैं। मां का भी बुरा हाल है। घर के बाहर की एक तस्वीर सामने आई जिसमें बच्चे के पिता कुर्सी पर बैठकर बिलखते दिखाई दिए, जबकि उसकी एक बहन दहाड़े मारकर रोती और अपने भाई को लाने की जिद करती नजर आई। बच्चे की एक दूसरी बहन ने बताया कि रक्षाबंधन के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। भाई के लिए नए कपड़े मंगवाए थे, राखी मंगवाई थी, लेकिन उससे पहले ही वो चला गया। हम अपने भाई के लिए ओम खरीद के लाए थे, बोले तो पहन लो, कहा नहीं रक्षाबंधन पे पहनाना। इस बीच बच्चे की मां ने पीएम मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बदमाशों को फांसी देने की मांग की। हमारे बचवा के इंसाफ मिले चाहिए, फांसी हुई। मोदी और योगी से प्रार्थना बाकी हमारे बचवा खातिर फांसी हुई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सौभाग्य की एक बात है कि 14 साल के बच्चे की हत्या के बाद से पूरे गांव में तनाव है। इस घटना ने लोगों को गुस्से से भर दिया है, जिसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इराक में सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहां पिछले साल अक्टूबर से ही रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। लोगों ने सड़कों को बंद कर दिया और आगजनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों के तंबुओं में आग लगा दी गई। जान बचाकर भाग रहे लोगों पर गोलियां दागे जाने का भी आरोप लगाया गया। गोलीबारी के बाद वहां भगदड़ मच गई। 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हालांकि सुरक्षा बल की इस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे और उन्होंने बदलावों की मांग के साथ विरोध जारी रखा। सौभाग्य की एक बात यह कि इराक में पिछले साल अक्टूबर से ही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन जारी हैं। सरकार विरोधी इन प्रदर्शनों में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। हालांकि वहां की सरकार ने कई तरह के सुधारों का वादा किया है, लेकिन लोग बड़े बदलावों की मांग पर अड़े हुए हैं। खबर है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के लिए तैयार की गई योजना को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत 1 अगस्त से शुरू होने वाले अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल और जिम को शर्तों के साथ खोलने पर विचार किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ हुई बैठक में सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि शुरुआत में
25% दर्शकों के साथ ही सिनेमा हॉल खुलें और नियमों का सख्ती से पालन हो। इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का दायरा भी बढ़ सकता है। हालांकि स्कूल और मेट्रो शुरू करने पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट्स की भी संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय है। इस योजना पर भी काम किया जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियां इन दोनों खतरों के साथ प्रभावी ढंग से चल सकें। राम मंदिर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम के शामिल होने पर सवाल उठाए। उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया कि पीएम के ऐसा करने से उनकी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। जिसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। राम मंदिर को लेके वो किसी न किसी रूप से विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और सुशांत मौत मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ माफिया तंत्र, कुछ लोगों का हाथ है, दबंग लोगों का हाथ है। तो दबंग लोगों के चलते अगर कोई सुसाइड भी करता है तभी इसकी जांच होनी चाहिए। रफाल के भारत पहुंचने से पहले अंबाला एयरबेस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई और एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई। 5 रफाल लड़ाकू विमान दोपहर बाद अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। जो सिक्योरिटी जोन है उसमें ना तो ड्रोन को उड़ना अलाउड है, ना उड़ाना अलाउड है, ना फोटोग्राफी अलाउड है। पंजाब के गुरदासपुर के एक लड़के की कनाडा में झील में डूबने से मौत हो गई। ये लड़का अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए झील के पास गया था। तभी 3 लड़के झील में डूबने लगे। इनमें 2 लड़कों को तो बचा लिया गया, लेकिन गुरदासपुर के मनप्रीत सिंह की मौत हो गई। मनप्रीत के परिवार वालों ने केंद्र और राज्य सरकार से उसका शव भारत लाने की अपील की। इंडिया गवर्नमेंट तो यही मांग करते हैं कि साडी जेडी मुंडे दी डेड बॉडी है जल्दी से जल्दी भिजाई जाए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर हालात बिगड़ गए। बारिश की वजह से कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई, जबकि कुछ नदियां भी उफान पर आ गईं। और उन्हीं में एक गोरी नदी का पानी तो किनारों को तोड़ता हुआ पास बने गांवों में घुस गया। नदी के रौद्र रूप को देखकर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जबकि कुछ ने अपनी जरूरत का सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। बताया गया कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी में वहां के कई मकान डूब गए। गोरी नदी का तेज बहाव बंगपानी तहसील में मदकोट को जोड़ने वाले पुल को भी बहा कर ले गया। साथ ही कई छोटे पुल भी नदी में डूब गए। बताया गया कि इन पुलों के टूटने से बंगापानी का बाकी इलाकों से संपर्क कट गया और बचाव दल के सामने भी उन इलाकों तक पहुंचने की चुनौती खड़ी हो गई। ये जो गांव वाले जो है पूरे दहशत में हैं। ये देखिए पूरी नदी जो ऐसे होती है। बांगापानी के अलावा बारिश ने मुनस्यारी के कुछ इलाकों में भी काफी नुकसान पहुंचाया। वहां बारिश की वजह से कई मकान टूट गए और कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। सौभाग्य की बात है कि पिथौरागढ़ में कुछ दिन पहले भी भारी बारिश और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था और राहत बचाव दल बड़ी मुश्किल से उन इलाकों तक पहुंच पाया था। इस बार बारिश की वजह से वहां कई पुल भी टूट चुके हैं, जिससे बचाव दल के सामने लोगों तक मदद पहुंचाने की चुनौती दोबारा खड़ी हो गई। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद अयोध्या की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। खुफिया एजेंसियों को स्वतंत्रता दिवस के दिन अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश का पता चला, जिसके बाद अयोध्या के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में पुलिस का एक जवान अपनी पोस्ट पर बंदूक के साथ मुस्तैद नजर आया। शहर में दाखिल होने वाली सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग भी दिखी और एक बैरिकेड के ऊपर तो कंटीले तार बिछे नजर आए। इस तरह की सुरक्षा अयोध्या के कोने कोने में की गई। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद वहां की सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वहां कुछ नेता और साधु संत भी मौजूद रहेंगे। हालांकि हमले का अलर्ट 5 अगस्त का नहीं है, लेकिन अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा चौकन्नी हो गई। असल में खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अयोध्या को निशाना बना सकते हैं और 15 अगस्त को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने वहां हमले की साजिश रची। बताया गया कि ये आतंकी अयोध्या के अलावा भी कुछ धर्मस्थलों को निशाना बनाने की फिराक में है, इसलिए अयोध्या समेत उन सभी जगहों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। सौभाग्य की एक बात यह कि अयोध्या लंबे वक्त से आतंकियों के निशाने पर रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से आतंकी संगठन वहां अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए। इस बार राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद 15 अगस्त को आतंकियों ने हमले की साजिश रची है, जिसे नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां तैयार हैं। अमेरिका के शिकागो में चुनिंदा दर्शकों की मौजूदगी में बेसबॉल के मैच खेले गए। कोरोना के खतरे के बीच वहां मैच तो हो रहे हैं, लेकिन दर्शकों को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं है। ऐसे में इन दर्शकों ने स्टेडियम के आसपास की इमारतों पर चढ़कर मैच देखा। इसके लिए इमारतों की छतों पर बैठने के इंतजाम किए गए।
हालांकि वहां भी सिर्फ 20% दर्शकों को आने की ही इजाजत थी, जिसके लिए उन्हें काफी महंगे टिकट खरीदने पड़े। I definitely feel sad that the stands are empty, but I still really enjoy the fact that I can go to the game. कई लोग तो इमारतों की बालकनी में खड़े होकर भी मैच देखते नजर आए। स्टेडियम के बाहर से मैच देख रहे इन लोगों को भी एक दूसरे से काफी दूरी पर बैठाया गया। इसके अलावा उनसे दूसरे नियमों का भी पालन करवाया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि कोरोना की सबसे बुरी मार अमेरिका ही झेल रहा है। वहां रोजाना करीब 60,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब वहां दर्शकों को स्टेडियम आने की मंजूरी नहीं दी गई तो आयोजकों ने एक नया रास्ता निकाला और आसपास की इमारतों को ही दर्शकों के लिए तैयार कर दिया। दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों की संख्या घटने के बाद कोविड केयर सेंटरों में बेड खाली होने लगे। एक्टिव मरीजों की संख्या के लिहाज से जो दिल्ली 1.5 महीने पहले पूरे देश में दूसरे नंबर पर थी, वो कोरोना के नए मामलों में गिरावट और रिकवरी रेट ज्यादा होने की वजह से आज 10वें नंबर पर आ गई। और इसीलिए दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए कोविड केयर सेंटर या तो बिल्कुल खाली हो गए हैं या फिर वहां मरीजों की संख्या बेहद कम हो चुकी है। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल LNJP से अटैच किए गए कोविड केयर सेंटर से सामने आई तस्वीर में तो वहां एक भी मरीज दिखाई नहीं दिया। दिल्ली में 1 महीना पहले तक जहां बेड्स की किल्लत थी, अब हालात में बदलाव देखने को मिल रहा है। जितने भी बेड्स हैं सभी आपको यहां पर खाली नजर आएंगे। LNJP अस्पताल से बढ़ते कोरोना मरीजों का बोझ कम करने के लिए पास के एक बैंक्वेट हॉल को इस कोविड केयर सेंटर में बदला गया था, लेकिन पिछले 10-12 दिनों में यहाँ कोई नया मरीज भर्ती नहीं हुआ है। LNJP में 1200-1500 मरीज तक भर्ती होते थे और 50-60 के आसपास तक मरीज एक समय था यहाँ पर थे। ऐसा ही हाल नरेला के कोविड केयर सेंटर का भी है, जहां 10 जुलाई से कोरोना का कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ है। 1800 बेड वाले इस सेंटर में फिलहाल सिर्फ विदेश से लौटे भारतीय ही क्वारंटीन है। तकरीबन 1200 के करीब पॉजिटिव पेशेंट्स रहे हैं एट ए टाइम। आज एक भी पेशेंट वहाँ नहीं है। वहीं छतरपुर में 10,000 बेड वाले देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में भी कई बेड खाली नजर आए। अब तक यहाँ 670 मरीज ही भर्ती हुए, जिनमें आज सिर्फ 356 मरीज ही बचे हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड सेंटरों पर जल्दबाजी में फैसला न लेने की बात कही। उस हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी, परंतु थोड़ा दिन वेट एंड वॉच पर यह है कि हम अपने तैयारी को कम नहीं करें। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में कुछ वक्त पहले तक रोजाना कोरोना के 3000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वहां 24 घंटों में महज 613 मरीज मिले। 2 महीने में यह सबसे कम आंकड़ा है। हालांकि इसकी वजह एक दिन पहले कम टेस्ट होना भी है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह दिल्ली में कोरोना के काबू में आने का संकेत है। अस्पताल में भर्ती CM शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन कैबिनेट की बैठक की। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन कैबिनेट की बैठक की और मंत्रियों को कोरोना पर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। कोरोना होने के बाद शिवराज अस्पताल में भर्ती हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के नरेला में एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 4 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि मारे गए आदमी पर भी कई केस दर्ज हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 558 अंक ऊपर 38,493, जबकि निफ्टी 169 अंक बढ़कर 11,301 पर बंद हुआ। अभिनेत्री कुमकुम का 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें मदर इंडिया और कोहिनूर जैसी मशहूर फिल्में भी शामिल हैं। केरल के आलपुषा में सड़क बनाने पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ। बताया गया कि एक गुट ने दावा किया कि सड़क उनकी निजी संपत्ति पर बनाई जा रही है, जबकि दूसरे गुट ने इस बात से इनकार किया। यही वजह रही कि जैसे ही वहां सड़क बनाने का काम शुरू हुआ, दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। इन लोगों को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मारपीट की शुरुआत 2 लोगों के बीच हाथापाई से हुई और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। थोड़ी ही देर में इस लड़ाई में महिलाएं भी शामिल हो गईं। एक महिला ने तो डंडे से दूसरे गुट की महिला पर पीछे से हमला कर दिया और जब दूसरी महिला ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे भी डंडे से मारा, जिसके बाद दोनों महिलाएं लड़ते लड़ते जमीन पर गिर गई। ये देखते ही एक शख्स वहां पहुंचा और उसने उस महिला के हाथ से डंडा छीन लिया। तभी वहां एक और महिला आ गई, जिसने उस शख्स को पेड़ की टहनी से मारना शुरू कर दिया। यही नहीं, दोनों गुटों की कुछ और महिलाएं भी इसी तरह एक दूसरे पर टूट पड़ी। इस घटना में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। सौभाग्य की बात है कि यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब ग्राम पंचायत ने एक नई सड़क बनाने का फैसला किया और एक गुट ने उस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई।
दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक महीने से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी का सुराग नहीं मिलने से नाराज कई लोगों ने पुलिस के खिलाफ धरना दिया। विक्रम त्यागी पिछले महीने की 26 तारीख को अपने घर के पास से गाड़ी समेत लापता हुए थे और तब से उनका पता नहीं चल पाया। जिस बात से नाराज उनके घर वाले और बाकी कई लोग उनकी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों के हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए, जिनके जरिए यूपी पुलिस और सरकार से कुछ सवाल पूछे गए। इस तरीके से बढ़ते अपराध पर जवाबदेही किसकी, इस तरीके से पोस्टर्स के साथ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। करीब एक महीने से लापता बिल्डर विक्रम त्यागी के घर वालों से मिलने के लिए जेडीयू नेता केसी त्यागी भी पहुंचे। जेडीयू केंद्र में बीजेपी की सहयोगी है और बिहार में भी दोनों की गठबंधन की सरकार है, लेकिन केसी त्यागी ने यूपी की कानून व्यवस्था के बहाने योगी सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ी। हम चेताने भी आए हैं और चेतावनी देने के लिए भी यहाँ आए हैं। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस लापता बिल्डर की जानकारी देने वालों को 50,000 का इनाम देने की घोषणा भी कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगे, क्योंकि 26 जून को विक्रम त्यागी के लापता होने के एक दिन बाद उनकी गाड़ी को मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेक पोस्ट पर रोका था। बताया गया कि उस वक्त गाड़ी में 2 लोग सवार थे जो पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए। इसके बाद गाड़ी को मुजफ्फरनगर से ही बरामद किया गया और उसमें खून के निशान भी मिले थे, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी पुलिस को लापता बिल्डर का पता नहीं चल पाया। 100 बात की एक बात यह कि इस मामले में पुलिस को लापता बिल्डर की गाड़ी तो घटना के दूसरे ही दिन मिल गई थी, लेकिन एक महीने से भी ज्यादा वक्त बीतने के बाद बिल्डर का कोई सुराग नहीं मिल पाया। यही वजह रही कि बिल्डर के घर वालों और इलाके के लोगों ने धरना देकर अपना गुस्सा जाहिर किया। चीन ने अपने देश में बने एक ऐसे विमान का समंदर में सफल ट्रायल किया जो जमीन के साथ ही पानी से भी उड़ान भर सकता है और पानी पर लैंड भी कर सकता है। दावा है कि चीन का यह विमान इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, जिसका नाम है AG-600, जो अपने ट्रायल के वक्त आसमान में उड़ते हुए समंदर पर लैंड करता नजर आया। उड़ान भरने और नीचे उतरने के लिए इस विमान को जमीन की जरूरत नहीं, ये पानी को भी अपना जरिया बना सकता है। करीब 120 फीट लंबा यह विमान समंदर की लहरों पर ऐसे आगे बढ़ता नजर आया मानो कोई पानी का जहाज हो। कुछ देर तक पानी में रहने के बाद ये दोबारा आसमान में उड़ गया। दिसंबर 2017 में इस विमान का जमीन से उड़ान भरने का टेस्ट रन भी कामयाब रहा था। बताया गया कि AG-600 विमान आपदा के वक्त बचाव के काम और समंदर में खोजी अभियान में मददगार साबित होगा। 100 बात की बात है कि ये विमान आपदा में बचाव के काम के लिए बनाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन इसे दक्षिण चीन सागर तक अपनी पहुंच आसान बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अगर इस विमान को वहां के हेनान प्रांत में तैनात किया जाए तो ये महज 4 घंटे में दक्षिण चीन सागर तक पहुंच सकता है। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से आ रहे 5 रफाल विमानों के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि रफाल स्क्वाड्रन के पहले कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह होंगे, जो इस वक्त फ्रांस से रफाल उड़ाकर भारत ला रहे हैं। इससे पहले ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह मिग और सुखोई उड़ा चुके। साल 2009 में हरकीरत सिंह को बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। खबर है कि रफाल के लिए अभी तक कुल 15 से 17 पायलट पूरी तरह ट्रेन हो चुके हैं। इसके अलावा 150 से 200 ग्राउंड स्टाफ को रफाल के स्क्वाड्रन की देखरेख की ट्रेनिंग दी गई है। ऐसी भी खबरें हैं कि अंबाला एयरबेस पहुंचने के हफ्ते भर बाद रफाल ऑपरेशन के लिए तैनात किए जा सकते हैं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से बीएड की परीक्षा पर विचार करने की अपील की। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से बीएड की परीक्षा करवाने के फैसले पर फिर विचार करने की अपील की। बीएड की परीक्षा 9 अगस्त को है। प्रियंका ने बताया कि राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में परीक्षा करवाकर 4.5 लाख छात्रों को जोखिम में डालना सही नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के एक अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने एक नर्स की पिटाई कर दी। इस घटना से नाराज अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने प्रदर्शन किया और सुरक्षा देने की मांग की। बिहार के समस्तीपुर में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल की 6 गाड़ियां वहां पहुंची और काफी कोशिश कर आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। खबर है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड IPL की तरह लंका प्रीमियर लीग की शुरुआत कर सकता है। इस लीग का पहला सीजन 28 अगस्त से 20 सितंबर के बीच करवाने की संभावना है। लंका प्रीमियर लीग में कुल 5 टीमें हिस्सा लेंगी। साथ ही इसमें श्रीलंका के खिलाड़ियों समेत कुल 70 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 10 कोच भी हिस्सा लेंगे। 30 जुलाई को इस लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हो सकती है। थाईलैंड की छय्याफू में 2 गाड़ियों के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिस तेज रफ्तार कार ने वहां खड़ी एक गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें एक महिला और उसकी 7 साल की बच्ची बैठी थी, जिसे वो स्कूल छोड़ने जा रही थी।
दाईं तरफ से एक गाड़ी को आते देख उसने अपनी कार को रोक लिया, लेकिन तभी वो गाड़ी लहराते हुए सड़क से नीचे उतर गई और देखते ही देखते उस कार से जा भिड़ी जिसमें एक महिला और उसकी 7 साल की बच्ची बैठी थी।